हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो उसी का ये आज 21 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा ओवरऑल। ठीक है, इस बुक का देखें तो 14वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। और हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल इसी नेम से है, जीके प्रिंस अकेडमी नेम से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हिंदी का दिया गया है, हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, चारों जो व्यंजन हैं किस वर्ग के हैं, किस वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है बी ऑप्शन। ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं भी जान लीजिए। तो तीनों शाह होता है, जो तीनों शाह है स श श और हा व्यंजन है, ये होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, दंत व्यंजन में ता वर्ग आता है। ता वर्ग में मतलब कि त थ द ध ना हो गया। इसके अलावा दो और व्यंजन याद रखिएगा, ला और ये सा, ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तालव्य व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें चा वर्ग आ जाता है, च छ ज झ ञ, और इसके अलावा या और शा भी आता है जो तालव्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा सभी, जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो अभी ऊपर बताया चार शब्द हैं, चार वर्ण हैं जो ऊष्म व्यंजन में आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो गा नहीं होगा, जो कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। बाकी श श श और इसके अलावा ह, ये है ऊष्म व्यंजन के उदाहरण। चलिए, अगर हम बात करेंगे गा, तो गा जो आता है ये स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है, जिसमें का वर्ग आ जाता है। ठीक है, चा वर्ग है, टा वर्ग है और ता वर्ग है, और इसके अलावा पा वर्ग है। पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ व्यंजन होता है, ओष्ठ व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह बताना है। निर्देशक चिन्ह इनमें से कौन सा है? यहाँ पे आप आंसर देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है, ये आपका बी वाला, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ये लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो सी में लिखा हुआ है, सी वाला कौन से प्रकार का चिन्ह है? तो ये अगर हम देखें तो ये अल्प विराम है। ठीक है, क्या है ये? अल्प विराम। ये कामा जो लगता है क्या है? अल्प विराम, इसको हिंदी में कहते हैं। अल्प विराम होगा। एक होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम और अल्प विराम दोनों में फर्क है। अर्ध विराम जो होता है ऊपर बिंदी होती है, नीचे कामा होता है। ठीक है, इस प्रकार ये अर्ध विराम हो जाता है। योजक चिन्ह, इसी को योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह बेसिकली ये होता है कि निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक, विस्मयाद बोधक एक डंडी नीचे बिंदी, ये हो गया विस्मयाद बोधक। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, या सिंगल इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा लाघव चिन्ह एक होता है जीरो। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर के बगल में जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लाघव चिन्ह। ये आप जीरो लगाएंगे, ये इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह, दो बिंदी एक हाइपन, तो ये हो जाता है आपका क्या? विवरण चिन्ह। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह पता है, कोष्ठक जो लगता है तीनों प्रकार के कोष्ठक, छोटा बड़ा। हंस पद चिन्ह एक होता है, इस प्रकार हंस पद चिन्ह होता है, या त्रुटि त्रुटि बोधक चिन्ह इसको कहा जाता है। तो ये थे कुछ चिन्ह के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी। वाक्य किस किस भाग में अशुद्धि है? बताइए यहाँ पे गलती कहाँ किया गया? ठीक है, गलती कहाँ किया गया है? गलती है इसमें एक पत्नी व्रता जो दिया गया है, ये गलत है। पत्नी व्रता क्यों गलत है? क्योंकि यह जो है पत्नी व्रता कोई शब्द नहीं होता, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं पति व्रता। क्या प्रयोग करते हैं? पति व्रता। ठीक है, तो पतिव्रता यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि पत्नीव्रता लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है इनमें से? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रतिनिधि किसमें से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सही से है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? यहाँ पे अगर हम देखें तो गरीब शब्द पूछा गया है, क्या है? गरीब शब्द जो होता है एक प्रकार का, ये किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, गरीब, अमीर, छात्र, व्यापारी, अधिकारी, ये सभी क्या है? जातिवाचक। जो शब्द पूरे समुदाय को बोध करता हो, ठीक है, पूरे समुदाय को जताता हो, बताता हो,
वो हो जाएगा जातिवाचक। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा, इसमें रेखांकित शब्द जो है ये किस प्रकार का शब्द है या क्या है ये बताना है। ठीक है, इसमें सर्वनाम है, क्रिया विशेषण, या किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक, संकेतवाचक। यहाँ अगर हम देखें तो जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ देखें जो और सो जो ये सर्वनाम होता है ये संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंध, दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, संबंधवाचक होता है। चलिए, काफी में कौन सा विशेषण है, काफी में विशेषण बताना है। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, काफी शब्द में कौन सा विशेषण है, काफी शब्द में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चूड़ी अच्छी थी, इसमें से कौन सी क्रिया है, थी कौन सी क्रिया है ये बताना। ठीक है, थी के बारे में पूछा गया है, वाक्य दिया गया है चूड़ी अच्छी थी, इसमें से थी जो है ये किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो थी जो आता है, चूड़ी अच्छी थी, कपड़े अच्छे थे, और बाद में जो था थी थे लगता है ये योजक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दो वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करे उसे योजक क्रिया या फिर संबंध द्योतक क्रिया। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, मध्यम पुरुष तू का सही वचन होता है तुम लोग। क्या होता है, तुम लोग। ठीक है, तुम लोग होता है। ऑप्शन में अगर देखें तो ये तुम लोगों लिया है इसलिए गलत हो जाएगा, तो आंसर ई ऑप्शन से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग जो है आदर सूचक आपका यह बहुवचन है, किसका बहुवचन है, आप। हम जो है ये उत्तम पुरुष मैं का बहुवचन है। तो इस प्रकार आंसर क्या है, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। ठीक है, यहाँ पे बताना। चलिए इसका आंसर बताइए। ये सभी को पता है, अपादान कारक हो जाए, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो रही है, से परसर्ग है, वहाँ पे क्या हो जाता है, अपादान होता है। तो अपादान यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से संकर शब्द बताना है कौन सा है, नारिकेल, चुगलखोर। संकर शब्द यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चुगलखोर शब्द ही संकर शब्द है। ठीक है, दो भिन्न भाषाओं के मिले से बने हुआ शब्द संकर शब्द होता है। तो चुगलखोर क्या हो जाएगा, संकर शब्द। इसके अलावा अगर हम अन्य शब्द की बात करें तो टिकट घर, थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, ये सभी संकर शब्द हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विकल्पों से बताना है रेखांकित शब्द में उचित विकल्प। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे जो है रेखांकित पद जो है इसमें दिया गया था कमी। ठीक है, कमी। तो कमी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो वाक्य में पिता ने बेटी की शादी में किस प्रकार की कमी नहीं होने दी में रेखांकित पद कमी के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प अगर हम यहाँ देखें तो ह्रास हो जाएगा। ठीक है, ह्रास, कमी का समानार्थी क्या हो जाएगा, ह्रास। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं लगा है, निर उपसर्ग किस में नहीं लगा है, तो निर्देश में लगा हुआ है, निर्वाह में भी है, निर्बल में भी है, निःशेष में नहीं है। तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है, निःशेष में निह उपसर्ग लगा है। ठीक है, निह उपसर्ग लगा है। चलिए, कृष के बारे में बताना है। कृष यहाँ पे पूछा गया इसका विलोम बेसिकली। ठीक है, कृष का विलोम क्या है, कृष का विलोम होता है हष्ट पुष्ट। ठीक है, हष्ट पुष्ट मतलब कृष का अर्थ क्या होता है, दुबला पतला। कृष का अर्थ क्या होता है, दुबला पतला, दुबला पतला, और इसका विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, सौदामनी के बारे में बताना है। सौदामनी का बेसिकली यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है, पर्यायवाची। सौदामनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सौदामनी का पर्यायवाची होता है, सौदामनी का पर्यायवाची विद्युत, यानी कि यह विद्युत का पर्यायवाची सौदामनी होता है। विद्युत, बिजली, तंडित, चंचला, चपला, दामिनी, ये सभी सौदामिनी यानी विद्युत का पर्यायवाची होता है। गंगोत्री जो दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची। मतलब कि गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा, ये सभी गंगा का पर्यायवाची होता है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें से नहीं होगा, पंच का अनेकार्थी शब्द यहाँ पे अगर हम देखें तो पांच होता है। ग्राम सरपंच भी पंच को कहा जाता है, और पंच को निर्णय लेने वाला भी या निर्णय करने वाला भी कहा जाता है। पंचानन यहाँ पे गलत है, पंचानन जो इसका अर्थ नहीं होता रे कनेक्ट अर्थ में, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, अनिल और अनल शब्द का सही युग्म क्या है, अनिल और अनल। पहले वाले अनिल का अर्थ क्या होता है, तो पहला वाला जो अनिल है इसका अर्थ होता है हवा, बयार, वायु, समीर। ठीक है, और दूसरा वाला जो अनल है इसका अर्थ होता है आग।
क्या होता है, आग। तो अनिल और अनल, हवा और आग, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता मतलब कि निराकार, उसको एक शब्द में कहेंगे। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है। प प्लस अन को अगर हम संधि बनाते हैं तो ये बनता है पावन। प प्लस अन ये बनता है पावन। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और पवन भी दिया गया है। पवन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन पवन, पाओ प्लस अन पावन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस है। और अगर हम बात करेंगे किस प्रकार की संधि है दोनों, तो अयादि संधि। आओ आओ आए आए ये सभी बन जाते हैं अयाद में। ठीक है, चलिए, आमरण में कौन सा समास है। आमरण में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आ तो अव्यय लगा हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दिया गया नहीं है तो आंसर ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो देखिए, इस वाक्य से आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है, प्रश्नवाचक लग रहा है क्या, मतलब कहीं क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है तो नहीं लग रहा है। निषेधवाचक मतलब निगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं है। आज्ञावाचक और इच्छावाचक, अब इच्छावाचक में क्या है, इच्छावाचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका भविष्य उज्जवल हो, इसका मतलब क्या है, किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध किया जा रहा है। यहाँ पे भविष्य उज्जवल होने की शुभकामना दी जा रही है, इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ई ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक। ठीक है, चलिए, रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक का नाम याद रखिएगा, भरत मुनि है, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। जबकि काव्य में रसों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो 8 लगा दीजिएगा, और अगर वैसे पूछा जाएगा कि काव्य में रसों की संख्या कितनी है तो 9 होगी। सर्वश्रेष्ठ रस की बात करेगा तो आप लगा दीजिएगा श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस, रसों का राजा जिसको कहते हैं, रसों का राजा किसको कहते हैं, श्रृंगार रस। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। आंसर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, पापी मनुज भी आज भी सुख से मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, पापी मनुज भी आज भी मुख से, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, यहाँ पे कौन सा अलंकार है। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। आंसर है पार्ट करेक्ट है। ठीक है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है मालदार। मालदार कह सकते हैं या फिर धनी कह सकते हैं, धनी, धनवान। तो उसको हम क्या कहेंगे, गांठ का पूरा। अब ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, मतलब ये क्या है। माटी की मूर्तें जो है क्या है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें की बात करेगा तो रेखा चित्र है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, इनका निबंध एक है गेहूं और गुलाब। इनकी संस्मरण कौन सी है, जंजीर और दीवारें। ठीक है, यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है पैरों में पंख बांध कर, तो उड़ते चलो, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। और नाटक इन्होंने लिखा है सीता की माँ, और एक है अम्बपाली। तो 2 नाटक इनका याद रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक आपको गद्यांश पढ़ना है, इस तरीके से दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ में भी देख लीजिएगा गद्यांश। चलिए, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है, क्यों, क्या किया गया है फौजी की गतिविधियों के बारे में, यानी कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे प्रत्यक्षता प्रतिपादित की जा सके। गद्यांश के अनुसार ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक, किस गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है निर्भयता। निर्भयता की बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करना। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल किसका दिया गया है, गद्यांश के अनुसार सदाचार के नियमों पर दिया गया है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यवहारित शब्द का पर्यायवाची बताना है। व्यवहारित शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आचरित हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अब हम क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करना है, लगाना, मैं क्वेश्चन का आंसर से बताऊंगा।
दिए गए स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आप लोग इसको करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पढ़ना है इस तरीके से, और इसके बाद कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा इसको। इसमें आंसर जो सही है वो डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको करिएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन है, आप लोग इसको लगा के बताइएगा। चलिए 34 का आंसर 34 इस तरीके से यहाँ पे आंसर है सही ई ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसका जो है राइट आंसर 17 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लगाइएगा। 35 का आंसर सही है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है। ठीक है, इधर मिरर रखा गया है, इधर इसका बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आप अगर मिरर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर इसको मिरर बनाते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज बनेगा, एरो इधर आ जाएगी और ये जाके इस तरीके से बन जाएगी इसका मिरर इमेज। अब ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करिएगा। 37 का ए पार्ट करेक्ट है। चलिए 38 में निष्कर्ष, देवेश रत्ना प्राप्त करेगा। देवेश एक सैनिक है, सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे, सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं। अब यहाँ से बताना है इसमें निष्कर्ष। 38 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट सही सत्य। क्वेश्चन नंबर 39 कथन दिया गया और धारणा दिया गया है, तो आप इस तरीके से पढ़िएगा। इसमें जो आंसर हो जाएगा ए पार्ट सही है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है, 41 का आंसर है ई ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सी सही है। चलिए 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 करिएगा। यहाँ पे आंसर इसका सही है सी ऑप्शन। अंग्रेज शब्द में लिखोगे कौन सा शब्द तीसरा होगा, तीसरा इसको अरेंज करने पर यहाँ पे आ जाएगा एमिकेबल। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। पहला कौन सा होगा, एमिनिटी। ठीक है, पहला एमिनिटी आएगा, दूसरा एमिएबल आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। चलिए दिए गए आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है। आयतों की कुल संख्या यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल आयत 1, 2 और 1, 3, यही 3 आयत बन रहे हैं यहाँ पे, जबकि दिए ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उस विकल्प का चयन करना है जो दूसरा शब्द पहले समान, जैसे बुक रीड से संबंधित, मतलब किताब को पढ़ा जाता है, तो स्पीच से रिलेटेड क्या होगा इसमें, तो स्पीच से रिलेटेड हो जाएगा लिसन, स्पीच को सुना जाता है। ठीक है, चलिए अब जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यानी 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। हर्षवर्धन की पहली राजधानी बताना यहाँ पे 46 में अगर हम देखेंगे तो देखिए हर्षवर्धन यानी कि ये जो थे राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो है हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, यानी कि अगर हम देखें तो थानेश्वर इसकी पहली राजधानी थी। ऑप्शन में ना होने से ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा, थानेश्वर की गद्दी पर ये बैठा था और हर्ष ने जो है ये शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, उसे इसी ने जो है अपनी राजधानी बनाया था। तो कन्नौज भी इसकी राजधानी रही थी, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। मोतीलाल नेहरू जी कौन थे, ये पंडित नेहरू के जो है जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, ये पिताजी थे। इन्होंने 1928 में एक अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अधिकारों का बिल। ठीक है, कौन सा नाम प्रस्तावित किया था, अधिकारों का बिल था। और इस रिपोर्ट में अन्य सिफारिशें थी, जैसे कि इसमें भारत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो, भारत एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें कुछ थी जो कि सिफारिशें थी। तो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है इनमें से, तो इसका आंसर क्या है, वो है सिनकोना की पेड़। सिनकोना की पेड़ से
दवा बनाया जाता है मलेरिया के इलाज के लिए, और सिनकोना के पेड़ की छाल जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो छाल का उपयोग करके उपचार किया जाता है। और ये है पेड़ जो है आमतौर पर कहाँ मतलब उगता है या उगाया जाता है, तो केरल राज्य में, ठीक है। सिनकोना का पेड़ केरल राज्य में उगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बताना, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को कौन मंजूरी देता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक मामलों के कैबिनेट जो समिति होती है वो मंजूरी प्रदान करती है। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो दरबारी चिकित्सक थे उनका नाम था चरक, ठीक है। चरक जो थे, एक कनिष्क जो थे किस वंश के थे, तो कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण राजा थे कनिष्क, जिसके दरबारी ये चिकित्सक कौन थे, चरक थे, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे, और कनिष्क के क्या थे, ये राज्य वैद्य थे, ठीक है। चरक ने चरक संहिता लिखी, जिनकी इनकी प्राचीनतम रचना है, जिसमें कनिष्क की राजसभा में अगर हम बात करेंगे तो नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, ठीक है। संघरक्ष आज विद्वान निवास करते थे, साथ ही साथ चरक भी रहते थे। चलिए अगला प्रश्न। अमीर खुसरो, जिन्हें कबाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है या तूतीय हिंद भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। चलिए, अमीर खुसरो के बारे में बात अगर हम करें तो अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्हें कबाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी का इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है, खड़ी बोली के पापा, तो यही है अमीर खुसरो, ठीक है। खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का जो है 7 सुल्तानों का काल देखा है। 7 सुल्तानों का काल अगर पूछा जाए किसने देखा है, तो अमीर खुसरो ने देखा है। अमीर खुसरो जो थे यह मुस्लिम कवि थे, परंतु इन्हें हिंदी के शब्द का खुलकर ये प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। कब, 1944 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें रंगून रेडियो स्टेशन में, रंगून कहाँ से किया था ये भी ध्यान रखिएगा, रंगून रेडियो स्टेशन से, ठीक है। रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता जब पूछा जाएगा तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है, जो कि भारत पाक युद्ध 1965 में जो हुआ था उसके दौरान किया गया था, ठीक है। ताशकंद समझौता कहाँ पर किया गया था, तो ताशकंद में किया गया था। ये कहाँ है, उज्बेकिस्तान। कहाँ है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, उस अनुच्छेद का नाम बताना। तो वो अनुच्छेद 108 है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसमें से विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम क्या है, तो वो है माजुली द्वीप, याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली है। ये कहाँ पर स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को जो समुद्र में जलराशि अलग करती है उसका नाम क्या है बेसिकली, तो पाक जल संधि नाम है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पाक जल संधि। 10 डिग्री चैनल जो दिया गया ये किसको अलग करता है, तो अंडमान तथा निकोबार को अलग करती है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को अलग करती है, इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। और 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और लक्षद्वीप, ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य जो है गुजरता है, उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। अगला प्रश्न। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध की बात करेगा तो आप लगा दीजिएगा इसमें हिमाचल प्रदेश।
ब्यास नदी पर जो है बना हुआ है। यहीं पर एक जलाशय निर्माण किया गया जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है भारत के? मार्मुगांव बंदरगाह जो है अगर हम देखा जाए तो ये कहाँ पड़ता है? गोवा राज्य में। आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसमें किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो नारंगी यहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ऐसे देखें ओवरऑल तरंग दैर्घ्य, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी रंग का होता है। और प्रकीर्णन जो होता है इसका सबसे अधिक होता है, किसका? बैगनी रंग का। और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो लाल रंग का होगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, और प्रकीर्णन इसका क्या होता है? सबसे कम होता है लाल रंग का। ऑप्शन में नारंगी दिया गया है, मतलब इनमें से बताना है। तो अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है, उसके बाद नारंगी का होता है। ठीक है, इसके बाद होता है पीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर पीला नहीं हरा है तो हरा हो जाएगा, हरा के बाद अगर नीला है तो नीला हो जाएगा, नीला के बाद जामुनी, और सबसे कम होता है बैगनी। इस प्रकार तरंग दैर्घ्य जो है घटते क्रम में होता है। चल अगला प्रश्न। कुकुर खांसी, ठीक है, वूपिंग कफ जो कहते हैं, इसके संचरण का तरीका क्या है? किस प्रकार इससे फैलता है? तो ये अगर हम बात करें, जब आप खांसते हैं तो आपके खांसने से या किसी के खांसने से छोटी बूंद या ड्रॉपलेट निकलती है। और अगर आपको कुकुर खांसी है और आप खांस दिए और सामने वाला के अगर वो छोटी बूंद चली गई तो वहाँ उसको भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो संचरण होता है। ठीक है, छींकने से, खांसने से कुकुर खांसी जो है, यहाँ तक कि बात करने से, श्वसन की बूंदों से भी फैलता है। तो कुकुर खांसी किसी को भी है तो उसके आसपास भी आपको नहीं भटकना है। कुकुर खांसी को काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, काली खांसी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये किस प्रकार से जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? ये सबसे पहले नाक और गला को प्रभावित करता है, फिर बाद में खांसी आने लगती है। चलिए अगला प्रश्न। किस किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। एक नदी है चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के पास में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किश्तवाड़ एक जिला है, उसी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दाची गम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क आदि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? किसको सुरक्षित करना है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को किस स्थान पर मंजूरी प्रदान की है? तो इसके लिए लोथल में दिया गया। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लोथल। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहाँ प्रदेश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? हिंदी साहित्य संग्रहालय की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में काशी तमिल संगमम हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है, जहाँ पे हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिया मिर्जा को किस फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनको ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल यानी ALT-EFF 2024 के लिए जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके कंप्यूटर क्वेश्चन चालू हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनके अंकों में बदलने के लिए किया जाता है, और इन कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन है? ठीक है, MS ऑफिस एक पैकेट सूट है। ठीक है, इसमें MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है, MS आउटलुक है। ठीक है, आउटलुक है, MS एक्सेस है। ठीक है, एक्सेस है। ये सभी जो है इसके क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन है? तो इन सभी के कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें डी डॉक्स दिया गया DOCX, ठीक है, डॉक या डॉक्स डॉक एक्स, तो ये MS वर्ड का होता है जो कि नया मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। 2003 के पहले वाला जो MS वर्ड है उसमें जो है DOC रहता था, 2003 के बाद यानी 2007 के बाद वाले में जो भी लेटेस्ट इसको कहा जाता है तो उसमें क्या है न्यू वर्जन में DOCS कर दिया गया है एक्सटेंशन। इसके बाद POT जो है ये किसका है, POT की बात करेंगे तो ये है पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। POT किसका है, पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। और PPTX अगर आ जाएगा ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ठीक है। XLSM ये किसका है, ये XLSM जो है फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल एक्सेल 2007 या फिर नए बनाए गए एक्सेल मैक्रो सक्षम वर्कबुक फाइल है, ठीक है। मैक्रो जो फाइल होता है उसका ये क्या है एक्सटेंशन है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद DOC जो दिया गया है DOC की बात करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट वर्ड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वैध एक्सटेंशन कौन सा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसीलिए हो जाएगा, ठीक है। सभी एक्सटेंशन है तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब आप एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, MS वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें यानी कि सेव करें। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए विकल्प आपको निम्नलिखित में से क्या अनुमति देता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए चिन्हित करते हैं और फिर भी चयनित भागों में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं, आप इन अप्रतिबंधित भागों को डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यह नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, तो यह नियंत्रित करना होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, कौन इनमें से प्रदान करता है, ठीक है। किसी में आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरे विषय में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से फॉर्मेटिंग जो है उसको कॉपी करके और दूसरे विषय में प्रयोग करने का सहायता जो प्रदान करता है वो कौन सा इसमें से डायलॉग होगा। तो आंसर की बात करेंगे तो वो होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से आप क्या करेंगे, जो भी है वो सभी चीज़ों को फॉर्मेट पेंटिंग कर लेगा, फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, इसके बाद अगले वाले में कहीं भी आप उसको उसी का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट पेंटर है कहाँ पर है, तो होम टैब में स्थित है। कहाँ पर है, होम टैब, ये भी याद रखिएगा। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक के साथ अधिक पीसेस के समान फॉर्मेटिंग जैसे रंग है, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, बॉर्डर स्टाइल है, इस सभी को जो है कॉपी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यानी किस उपकरण मतलब डिवाइस, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता। तो डेटा इंटर करने के लिए अगर हम देखें तो माउस का उपयोग डेटा इंटर करने के लिए करते हैं, कीबोर्ड का तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है। स्कैनर से भी किया जाता है, मॉनिटर से डेटा इंटर नहीं किया जाता, यहाँ ये आउटपुट वाला मामला हो जाता है। मॉनिटर पर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर पर सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो इंटर नहीं किया जाता मॉनिटर से। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, देखने के लिए टीवी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मॉनिटर को मॉनिटर के वर्जन आ गए जैसे कि LCD है, LED है, CRT है, OLED है, प्लाज्मा मॉनिटर है, सभी मॉनिटर के प्रकार हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट लिखने और निर्देश देने का उपयोग करते हैं, ठीक है। माउस से हम विभिन्न जो आइटम है उनको चुनते हैं माउस से। तो ये चीज़ें हो गया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है कैसे जो ब्लॉक डिवाइस के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा टेप ड्राइव। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को रीड और राइट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं इंग्लिश में। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया, सॉरी। तो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सामान्य सिस्टम जिसमें क्या करता है कि एक यूजर्स और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूजर्स के कमांड और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। तो इसलिए OS हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से जो है
कोई भी ऑप्शन नहीं हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के दौरान, पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया जब पूरा होती है उसके बाद जो दिखाई देती है पहली स्क्रीन, उसको क्या कहा जाता है? तो विंडोज की जब बूटिंग प्रक्रिया पूरी, बूटिंग प्रक्रिया मतलब जब आप विंडोज को ओपन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं बेसिकली, तो ऑन जो करते हैं, ऑन वाली प्रक्रिया जब शुरुआत होती है उसको बूटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। और ये पूरी होने के बाद जब विंडोज लोड होने पर दिखाई देने वाली जो पहली स्क्रीन है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस हैंग आउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट की जाती हैं? तो जिस हैंग आउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट किया जाता है? तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सिलेक्ट करते हैं, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद उसको प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रिंट करने का ऑप्शन है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल रेफरेंस होते हैं? सेल रेफरेंसेस अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा जाएगा तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन सी? 3 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। पहला उसमें आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गया। दूसरा कौन सा है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। और तीसरा इसमें आता है मिक्स सेल। ठीक है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये 3 प्रकार की सेल रेफरेंस होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे दिया गया है कि वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, इनमें से कौन सा वो हो जाएगा? ग्राफिकल वेब ब्राउजर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वो है सफारी। सफारी जो है एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सफारी किसके द्वारा विकसित किया गया है? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि ये ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ठीक है, वेब किट क्या है? एक वेब ब्राउजर इंजन है जिसका उपयोग सफारी, मेल, ऐप स्टोर, मैक ओएस, iOS, लिनक्स, अन्य कई ऐप के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न। जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इसका अनुरोध किया था तो ये अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किसके रूप में होता है? तो अगर हम देखें यहाँ पे आंसर की, तो आंसर हो जाएगा ये गेट। ठीक है, गेट क्या है? इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब सर्वर के साथ संचार करते हैं। और जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल का रिक्वेस्ट किया जाता है तो ये गेट मेथड द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। गेट मेथड द्वारा होता है। गेट मेथड की बात करेंगे तो ये इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट हो जाएगा। और पोस्ट मेथड जो है ये इसका प्रयोग नया रिसोर्स बनाने के लिए करता है। पुट मेथड जो है ये किसी मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करता है। फाइंड मेथड से हम ये फाइंड मेथड क्या है? ये HTTP मेथड ही नहीं है। ठीक है, तो गेट पुस्ट पोस्ट, ठीक है, गेट पोस्ट पुट, ये 3 जो है मेथड हैं जो क्या है? ये HTTP मेथड होते हैं। अगला प्रश्न, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इनमें से कौन सी? पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इसमें पूछा गया है तो passport.india.gov.in हो जाएगा। passportindia.gov.in होगा, क्योंकि ए पार्ट में दिया गया है तो यही हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। आंसर ए पार्ट है। चलिए, एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को स्टोर करता है? तो उस प्रकार का साइबर अटैक को क्या कहेंगे ये बताना। ठीक है, तो उस प्रकार के साइबर अटैक को क्या कहेंगे? अभी कल के एनएम के पेपर में एक आया था, सलामी अटैक। ठीक है, सलामी अटैक। तो इस प्रकार के अटैक जरूर पूछे जाते हैं जो आप सुने ना होंगे। तो यहाँ पे सलामी अटैक अगर बात करेंगे तो क्या होता है? तो सलामी अटैक में जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, किसी बैंक में बैंक अकाउंट है, उसमें आपके मान लीजिए कि आपके 102 रुपये 25 पैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सलामी अटैक क्या होता है? जब सलामी अटैक आपके अकाउंट पर जब अटैक करता है या आपके मोबाइल में इनबिल्ट होता है ये साइबर अटैक, तो इसमें क्या करता है? 0.25 पैसे जो है इसमें से 5 पैसे काट लेगा। ठीक है, तो ये 5 पैसे मतलब बहुत छोटी छोटी राशि जो है इकट्ठा करता है और जो है साइबर अटैक के अकाउंट में जाके भेज देता है। तो छोटी छोटी राशि हर जगह से आता है तो यह कहता है बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो अटैक होता है, इस प्रकार के अटैक को हम कहते हैं सलामी अटैक। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या दिया गया है? एक साइबर अपराधी है जो अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जिससे निम्नलिखित में से किस हमले में
सिस्टम को तोड़ने के लिए, गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को स्टोर करता है आपके मेमोरी में, तो उसको कहते हैं बफर ओवरफ्लो। क्या कहते हैं उसको? बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि है, एरर है, ठीक है, जो जो क्या करता है, बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा हैकर्स के द्वारा सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए साइबर अपराधी या पैड परीक्षक के द्वारा अतिरिक्त डेटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं बफर ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है स्केलेबिलिटी। क्या प्रयोग करते हैं? स्केलेबिलिटी। ये आपका जो है बिग डेटा या एआई में मिल जाएगा। स्केलेबिलिटी आईटी सिस्टम जैसे एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग के लिए आकार या वॉल्यूम में बदलाव होने पर ठीक से कार्य को जारी रखने की क्षमता का माप होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अब आ गया आपका उत्तर प्रदेश क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया गया है, मतलब एक ही देश है जो लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? नेपाल से उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे नेपाल से बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत टच करती है, बस्ती टच नहीं करती है नेपाल से, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा अगर हम देखें तो 7 जिले जो है नेपाल के साथ लगते हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें आपका आ जाता है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और महाराजनगर, ठीक है, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो लगते हैं, तो इसमें बस्ती नहीं आएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, नेपाल पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर? तो 579 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, इतना सीमा साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए सही उत्तर बताना है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर हम देखें तो ये जो है 9 आर्थिक क्षेत्र दिया गया जो कि गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पहला गलत है। दूसरा 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र ना होकर 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। कितना क्षेत्र है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन से। जो 4 आर्थिक क्षेत्र उनको याद रखिए, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है 30 जिला, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र है 10 जिला और बुंदेल आर्थिक क्षेत्र है 7 जिला, इस प्रकार बांटा गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। सुराहाताल पक्षी विहार या अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये बलिया जिले में पड़ता है, जिसका जयप्रकाश नारायण भी नाम है, ठीक है। और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बहराइच जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है? बहराइच जिला। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ये कालेसर नेशनल पार्क है, जो कि ये आपका पड़ता है हरियाणा जिले में। तो कौन सा नहीं होगा? यही नहीं होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नगर दिया और नदी दिया गया, यहाँ पे मिलान करना है। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा मंदाकिनी नदी। जौनपुर की बताएंगे, जौनपुर का कौन सी नदी किनारे? तो गोमती नदी किनारे। मथुरा यमुना नदी किनारे, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी किनारे, तो इस प्रकार मिलान हो जाएगा। जौनपुर, लखनऊ, ये सभी गोमती नदी किनारे स्थित है। यमुना नदी किनारे आगरा भी स्थित है, ठीक है। और यमुना जाके गंगा में इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, जहाँ पे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 84 का मिलान के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? ठीक है, अन्ना प्रथा क्या है? अन्ना प्रथा होता है जब चैत्र मास मतलब मार्च अप्रैल के आसपास, चैत्र मास में फसल जब कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है अन्ना प्रथा। ये कहाँ पर होता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? स्वर्ण त्रिकोण में अगर देखा जाए तो उसमें आगरा शहर शामिल है, ठीक है। आगरा जो कि यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है, इसमें स्वर्ण त्रिकोण में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आगरा है
और 2 शहर कौन कौन से हैं, तो उसमें एक दिल्ली आ जाता है, ठीक है, दिल्ली, और एक जयपुर। इन तीनों, जो तीनों का स्थान है वो कुछ त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला, मतलब बना हुआ या पड़ता है, तो त्रिकोणीय आकार ये बनाते, इसलिए इन्हें स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है। ये जो शुरुआत कहाँ से होती है, तो दिल्ली से शुरुआत होता है, फिर आगरा जाते हैं, इसके बाद राजस्थान के जयपुर तक ये चलता है मामला। तो यहाँ पे आगरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? चीनी मिल की बात हो गई। चीनी मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से देखें तो खतौली में है। खतौली कहाँ है? खतौली कहाँ है? खतौली की बात करें तो मुजफ्फरनगर में एक है त्रिवेणी चीनी मिल, ठीक है, त्रिवेणी चीनी मिल, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है, और इसकी ये शुरुआत 1933 से शुरुआत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है? जियोग्राफिकल मतलब जीआई टैग की बात कर रहा है, जो कि ब्लैक पॉटरी के लिए दिया गया है। तो कौन सा स्थान है? तो वह है निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पड़ता है? ये आजमगढ़ का एक स्थान है, जहाँ से ब्लैक पॉटरी के लिए क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। जहाँ पर कब दिया गया था? 2015 में। कहा ये जो है ब्लैक पॉटरी का है, ये काली मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, उसको कहा जाता है ब्लैक पॉटरी। काली मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है, ब्लैक पॉटरी उसका नाम है, ठीक है। ये 2015 में पंजीकरण किया गया था, जीआई टैग प्रदान किया गया था। इन सभी को याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं? इनमें से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प की बात करेंगे। जरदोजी, जरी जरदोजी काम करता है। संगमरमर जड़ना ये भी है। चिकनकारी, कंथा टाँके जो है ये नहीं है। कांथा टाँके या कांथा कढ़ाई ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई कहाँ की है? बंगाल की, ठीक है। तो आंसर क्या है? ये ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था मिर्जापुर में। आंसर बी हो जाएगा। 2018 में 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति में थे इमैनुअल मैक्रों, तो उन्हीं के द्वारा 75 मेगावाट का जो क्षमता का ये मिर्जापुर में विजयपुर ग्राम में किया गया था। चलिए, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा एक धार्मिक त्यौहार है, जो कि ये अगर हम बात करेंगे तो ये भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू, जैनी, बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है, और ये ऋषि व्यास एक थे, ठीक है, ऋषि व्यास महाभारत के रचयिता। अब यहाँ पे जो है क्या है, इससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? दीवारी पाई डंडा जो लोक कला है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित, बेसिकली क्षेत्र बताना है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा जहाँ से दीवारी पाई डंडा लोक कला फेमस है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य भी है, धुरिया नृत्य है, ठीक है, धुरिया नृत्य हो गया, देवी नृत्य है, ठीक है, देवी नृत्य, कानरा नृत्य, कानरा नृत्य, ठीक है, ये भी, और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित। तो ये सभी याद रखिएगा, किसी कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए आप लोग। तो इसका नाम क्या रखा गया है? नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके पहले इसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी नाम चेंज कर दिया गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है, ठीक है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? फतह शब्द कौन सी भाषा से है? फतह शब्द की अगर बात करेंगे 94, तो यह लिया गया है, फारसी शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? फारसी शब्द है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी ये आगरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतह शब्द फारसी शब्द से लिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो बादशाह अकबर जो थे 1556 से लेकर 1605 तक जिनका कार्यकाल था, अकबर ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी जो है स्थानांतरित किया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थित है, किसने स्थापित किया था? रजा पुस्तकालय रामपुर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना किया गया था नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा। नवाब फैजुल्ला खान ने कब स्थापना की थी? 1774। वो पुरानी लाइब्रेरी है, पुरानी पुस्तकालय है। 1774 में वहाँ के रामपुर के नवाब थे उस समय फैजुल्ला खान, उन्होंने ही किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्षेत्रीय परिषद जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है,
उत्तराखंड आता है, ठीक है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी आता है। तो इतने सारे जो है प्रदेश आते हैं मध्य क्षेत्रीय प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कब? 1780 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया? कौन से जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है उन्नाव जिले में। कहाँ पर? उन्नाव जिले में, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है बरेली, ठीक है। सुरमा दिया सलाई उद्योग, सुरमा नगरी, बरेली, ये पहला ऐसा जिला बन गया जहां स्मार्ट कक्षा का संचालन हो रहा है। आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेस को विकसित किया जा रहा है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको पीपीपी के मॉडल के तहत जो है विकसित किया जा रहा है। पीपीपी मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सोलर प्लांट्स की स्थापना किया जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जिसमें इसमें अब 2 प्रैक्टिस सेट और बाकी है, बिल्कुल एंड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा एक साथ वीडियो आप देख सकते हैं मैराथन टाइप का, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।